अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज वफाकी निज़ामत तालीम की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक ख़वातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी आयद होगी। मर्द असातिज़ा के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वफाकी निज़ामत तालीमात के मुताबिक पर्दा करने वाली ख़वातीन असातिज़ा को साफ सुथरा स्कार्फ और हिजाब पहनने की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन में ख़वातीन असातिज़ा को सैंडल और स्निकर पहनने की इजाज़त दी गई है, जबकि ख़वातीन असातिज़ा को स्लीपर पहनने की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी निज़ामत तालीमात के मुताबिक मर्द असातिज़ा को सर्दियों में गर्म चादर पहनने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन असातिज़ा को सर्दियों में खूबसूरत रंग और डिज़ाइन के स्वेटर, कोट और जर्सी पहनने की इजाज़त होगी। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक मर्द असातिज़ा शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट पहनेंगे। इसी तरह असातिज़ा क्लास में टीचिंग गाउन और लेबॉर्ट्री में लैब कोट पहनेंगे। असातिज़ा को कोई भी क्लास लेने से कबल इस ड्रेस कोड पर अमल करना लाजमी होगा, यानी असातिज़ा कोई भी लेक्चर डिलीवर करने से पहले सरकार करदा इन उसूलों की पासदारी करने के पाबंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक नई बहस शुरू हो चुकी है। सवालात हो रहे हैं। ये नोटिफिकेशन पहली बार जारी नहीं हुआ, बल्कि इससे कबल सरकारी जामियात की जानिब से मुतअद्दिद बारहा ऐसे नोटिफिकेशन देखने को मिले हैं। हज़ारा यूनिवर्सिटी ने तालिबात के जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद की, तो बाचा खान यूनिवर्सिटी ने जेवरात पहनने को ममनू करार दे दिया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने भी तालिबात के लिए लिबास मुतारिफ कराया। नस्ट इस्लामाबाद, यूईटी लाहौर, पेशावर यूनिवर्सिटी, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद समेत मुल्क के तूलू अर्ज में तालिबात के लिए ड्रेस कोड की पाबंदी आयद की गई, जिसके तहत तालिबात जीन्स पहन सकेंगी और ना ही टाइट्स पहनने की इजाज़त होगी। यूनिवर्सिटीज़ ने तालिबात की भारी बैग्स और जेवरात पर भी पाबंदी लगा दी है। हर यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के बाद एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है, एक बहस होती है, तकरार होती है, इस पे गुफ्तगू शुरू हो जाती है, सवालात होते हैं, जवाबी बयानियाँ और वजाहतें दी जाती हैं। हर बार सवाल होता है कि क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, ड्रेस कोड क्यों ज़रूरी है, ड्रेस कोड यूनिवर्सिटीज़ ही में क्यों ज़रूरी है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जामियात के तलबा को आप पाबंद कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को ड्रेस कोड क्यों जारी करना पड़ता है, ड्रेस कोड पर तलबा का रद्द-ए-अमल नज़रअंदाज क्यों कर दिया जाता है, मयार तालीम की बजाय ड्रेस कोड पर तवज्जो दी जाती है, रवा साल मुख्तलिफ जामियात की जानिब से ड्रेस कोड क्यों जारी किए जा रहे हैं। आज इन्हीं सवालात का जवाब तलाश करने के लिए हमने माहिरीन तालीम, समाजी माहिरीन, तलबा और असातिज़ा से रब्ता किया, सोशल मीडिया के जरिए सर्वे किया। अवामी राय के मुताबिक तालीमी इदारों में फहाशी, उरियानी और बेहयाई फैल रही है, समाजी इक़दार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिसके बाद लाजमी है कि माशरती और समाजी इक़दार के मुताबिक लिबास को फ़रोग़। इस हवाले से लोग क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। जब आप एक इंस्टीट्यूशन को एक ड्रेस कोड, एक यूनिफॉर्म देते हैं तो उससे वहाँ पे डिसिप्लिन और डेकोरम ज़्यादा मेंटेन रहता है, लेकिन इस चीज़ को लाजमी रखना है दिमाग में कि वहाँ पे फिर दोनों जेंडर्स के लिए इक्वल टाइप की रिस्ट्रिक्शन मौजूद हो। आज से अगर आप कुछ सालों पहले ये बात पूछते तो शायद मैं इसकी मुखालफत करती, लेकिन क्योंकि अब जिस तरह से हम लोग बहुत जल्दी वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं ना, तो इट्स मस्ट कि डिसिप्लिन कायम किया जाए टीचर्स की तरफ से, ताकि हम लोग के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको फॉलो कीजिए। ख्याल में ये बहुत सही फैसला है, क्योंकि जो असातिज़ा जो हैं वो एक तरह की मिसाल होते हैं यूथ के लिए, और जो अब जो डिफरेंट जो लोग जाते हैं पढ़ने, हमारे जो आजकल की यूथ है वो उनका जो उस टाइम ही जो आइडियलाइज्ड करते हैं वो अपने टीचरों को करते हैं। टीचर और स्टूडेंट को पता चले कि वो जिससे पढ़ रही हैं, मतलब एक टीचर को एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के तौर पे नज़र आना चाहिए, और उसके लिए मेरे ख्याल में ड्रेस कोड होना एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये एक रखना चाहिए क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क हैं। अब ये अवामी राय ही नहीं है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान खान जिनसी ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात की वजह इसी लिबास को करार देते रहे हैं। वो इस हवाले से क्या कहते रहे हैं, उनकी क्या राय रही है, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। I said the concept of parda is avoid temptation in the society. We don't have discos here. We don't have nightclubs. So it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point, and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। अब माशरे के अंदर लोगों को, हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी, और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। अब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है, और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। एक गुलाम ज़हन
वजीर आजम के इन बयानात के बाद उन्हें शदीद तनकीद का सामना रहा। सवालात हुए कि अगर लिबास जिनसी ज्यादती के वाकयात की वजह है तो फिर 6 माह की बच्ची से 8 बरस की मासूम कलियों को ज्यादती का निशाना क्यों बनाया जाता है? अगर लिबास ही बुनियादी वजह है तो पर्दादार लड़कियां इस मुल्क में महफूज क्यों नहीं है? बातज़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने इस बयान की वजाहत दी और बताया कि उनका बयान सियाक़ो सबाक़ से हटकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलाया गया है। दरअसल उनके कहने का ये मकसद हरगिज़ नहीं था। फिर वज़ीर आज़म ने क्या कहा वो भी आपको दिखाता है। Anyone who commits solely and solely that person is responsible. No matter whatever, how much ever a woman is provocative or whatever she wears, the person who commits rape, he is fully responsible. Never is the victim responsible. My comments were completely taken out of context. अब मुख्तलिफ जामियात की जानिब से जारी नोटिफिकेशन की वजाहतों में बताया गया है कि जीन्स और टाइट्स हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। जीन्स महंगी होने के बायस गरीब घरों की लड़कियां एहसास कमतरी में मुब्तला हो रही थी। गवर्नर KPK के तर्जुमान बार बार वजाहत देते रहे कि वालिदैन की शिकायत पर ड्रेस कोड की हिदायत जारी की गई हैं। यूनिवर्सिटीज़ के फैसलों के बाद तलबा और तालिबात की जानिब से एहतजाज किया गया। उन्होंने इसे आज़ादी इजहार पर पाबंदी करार दिया। यूनिवर्सिटी में पहुंचने वाले तलबा तो बाशऊर होते हैं, वो अपना अच्छा और बुरा यकीनन जानते हैं। कमज़ोर दलाइल और नाक़िस वजाहतों के ज़रिए उनकी सोचों को पाबंद नहीं किया जा सकता। अगर यूनिवर्सिटी के तलबा को ड्रेस कोड का पाबंद महज इस वजह से बनाया जा रहा है कि वो माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, तो ये हमारे निज़ाम तालीम पर भी एक सवालिया निशान है। उस थॉट पर भी, उस तरबियत पर भी है, उस एजुकेशन पर भी है जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दी जा रही है। क्या हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस तलबा की अखलाकी तरबियत में नाकाम हो चुके हैं? क्या ख़ानदान का इदारा बच्चों को की तरबियत नहीं कर पा रहा है? क्या यूनिवर्सिटी से ज़्यादा सोसाइटी अखलाकी बगाड़ का बाइस बन रही है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं और इन सवालात का कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की वन ऑफ द रिनाउंड न्यूक्लियर फिजिस्ट और एकेडमिशियन हैं, एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ हुदबॉय साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा ही सादा सा सवाल है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, जामियात की तरफ से नोटिफिकेशंस इशू होते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप जीन्स नहीं पहनेंगे, टाइट्स पहनने पर पाबंदी होगी, हिजाब की पाबंदी होगी, यानी ड्रेस कोड सामने आता है। क्या जामियात के स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए ड्रेस कोड बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब? जब एक नौजवान होता है उसमें सोचने समझने की अपनी सलाहियत होती है, वो जानता है कि वो जिंदगी किस तरह से गुजारना चाहता है। अगर आप उसके ऊपर कदगने लगाएंगे, अगर आप उसको मजबूर करेंगे कि नहीं आप ये पहन सकते और ये नहीं पहन सकते, तो क्या उसकी जो जहनी नशोनुमा है उस पर असर नहीं पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा। हम 18, 19, 20 साल के नौजवानों को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। दैट इज़ कंप्लीट नॉनसेंस। और यहाँ तक आप देखें कि हमारी यूनिवर्सिटियों में जो टीचर्स हैं और ख़ुद स्टूडेंट्स भी अपने आप को बच्चे कहते हैं, इसलिए कि जहनी तौर पर पाकिस्तान की जामियात में जो स्पेस है वो इतनी तंग कर दी गई है कि उनकी जो जहनी नशोनुमा है वो रुक जाती है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप उनके ऊपर ड्रेस कोड लगाएंगे तो एक और बोझ उन पे पड़ेगा और उनकी जो अपनी जाती सलाहियतें हैं वो और कुछ ली जाएंगी। डॉक्टर साहब, शायद यही वजह है कि इस तरह के नोटिफिकेशन जब आते हैं तो स्टूडेंट्स की तरफ से एक रिटेलिएशन देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नामी ग्रामी जामियात हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ये करे, बाचा खान यूनिवर्सिटी ये नोटिफिकेशन जारी करे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे फरमान जारी करने के रूट कॉजेज़ क्या होते हैं? इसकी बुनियादी तौर पर पसे पर्दा जो हरकत है वो क्या होते हैं कि नोटिफिकेशन इशू करना पड़ता है? आपने नामी ग्रामी क्यों कहा? ये क्लास यूनिवर्सिटियां हैं, इनमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है जो काबिल कदर है। ये महज बिल्डिंगों पर है और जो उधर के वाइस चांसलर्स हैं, उनके रजिस्ट्रार हैं, खुदारा कोई उनको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजे कि वो कुछ तालीम पाएं, दुनिया देखें, इससे पहले कि वो इस तरह के अहकामात सादिर करें। ये जो तंग जहनी है, इस तंग जहनी ने पाकिस्तान को मार डाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअली हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव के अंदर देख रहा था कि तारीखी तनाजुर में अगर देखें तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये, और अगर कोई कोड होता है तो ऑब्वियसली जिस वक्त यूनिवर्सिटी कायम होती है तो हमारे शायद कल्चर या नॉर्म्स के मुताबिक कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी किया जाता है। तो क्या वजह है कि अब 2021 में यूनिवर्सिटीज़ ये तय कर रही हैं कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा क्या, या ड्रेस कोड क्या होगा, किस तरह का बिहेवियर होगा स्टूडेंट्स का, अब ये बातें क्यों तय करनी पड़ रही हैं? क्या हम लोग कन्फ्यूज्ड हैं, पॉलिसी मेकर्स कंफ्यूज्ड हैं, जामियात में पॉलिसीज बनाने वालों उनको पता नहीं है, कोई परेशानी है, बेचैनी है? देखिए, मैंने सन 73 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया था, जब उसका नाम इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी था,
और उधर एक बहुत खुला माहौल था, और वो यूनिवर्सिटी उस वक्त आज से बहुत बेहतर है। उस वक्त कोई ड्रेस कोड नहीं था। वहाँ स्टूडेंट्स एक्चुअली पढ़ते थे, उस दर्जे की चीटिंग नहीं करते थे जो आज करते हैं। टीचर्स एक्चुअली पढ़ाते थे। अब जबकि वो सब खराबी की तरफ गया है, जवाल की तरफ गया है, तो ऐसे लगता है कि उसको हम बराबर करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं कि आप ये पहन सकते हो, ये नहीं पहन सकते। बेचारी लड़कियां, उनको बुर्के में डाल दिया है या हिजाब में डाल दिया है, वो नहीं चाहती, लेकिन अब ऐसी मजबूरी आ गई उनके ऊपर कि वो बच नहीं सकती उससे। अच्छा, पहले जो हमारी लड़कियां थीं वो खूब सवाल करती थी, क्लास में कुछ सीखती भी थी वहाँ पे। अब वो बेचारियां बस खामोश होकर रह गई हैं, क्योंकि एक ऐसा माहौल बना है जो लड़कियों के खिलाफ है खुसूसन, कि वो दब के रह गई हैं। अब दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटियों को मैंने बहुत जगह जगह देखा है, उधर पढ़ाया भी है, कहीं पर आपको इतनी मुर्दा स्टूडेंट बॉडी नहीं मिलेगी जितनी के पाकिस्तान में। उनको ऐसे लगता है कि उनके जहनों को कुचला गया है, और ये कुचलने का एक और तरीका बना है कि उनके ऊपर ड्रेस कोड आप लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? मतलब हैरासमेंट के जो केसेस आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिपोर्ट होते हैं, लगता तो ये है कि बिहाइंड द कर्टन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटीज़ को ये तय करना पड़ता है कि अच्छा ये पहनना है, ये नहीं पहनना। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए जिससे ये तासुर मिला कि शायद जो ड्रेस कोड है या ख़वातीन जो पहन रही हैं उनका पहनावा ये मुजब बनता है टेम्पटेशन का भी। तो आपको लगता है कि क्या ये बात दुरुस्त है एज फार एज यूनिवर्सिटीज़ आर कंसर्न? कंप्लीट नॉनसेंस। आप देखें मदारिस में कौन सा ड्रेस कोड की है, उधर तो बेचारे सारे बच्चे एक ही चीज पहनते हैं, लेकिन क्या उधर उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद नहीं होता? बहुत होता है। उस पर हम जितना भी पर्दा डालें फिर भी ये बातें खुलकर आ जाती हैं सामने। वो बेचारी खातून जो मोटरवे पर चला रही थी और जिन पर इन जानवरों ने हमला किया था, उसका क्या कसूर था? जगह जगह हमें ये चीज दिखाई देती है, और हर तरफ हम ये सुनते हैं कि नहीं, औरत का कसूर है, ड्रेस ऐसा पहना था तो इसलिए हो गया। अरे भाई, दुनिया जहां में औरतें फिरती हैं, आजाद घूमती हैं, फिरती, कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं है। इस मुल्क में जहां इतनी बदगने हैं, इधर औरत का एक का जीना हराम हो गया। क्या आपको लगता है कि ये भी बहुत बड़ी वजह है कि जो चीजें हमारी सोचने की हम वो सोच नहीं रहे, उस तरफ काम कर नहीं रहे हैं, और जो नॉनसेंस है जैसे आप कह रहे हैं उस तरफ हमारा फोकस ज्यादा है? देखिए, आजकल तो बहुत ज़्यादा जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्चे छापे जाएं, लेकिन उसको आप रिसर्च के बराबर नहीं ठहरा सकते। रिसर्च वो चीज़ है जो असल में जहन से निकलती है, जो खूब पढ़ने लिखने और खोज लगाने से निकलती है। मुझे वो टीचर दिखाएं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में जो एक्चुअली ये करते हैं। 2% भी ऐसे नहीं होंगे, लेकिन हर एक के आजकल ढेरों ढेर पर्चे हैं। जहाँ तक अब्दुल वली खान की यूनिवर्सिटी की बात है, मेरा ख्याल है ये वही यूनिवर्सिटी है ना जहाँ मिशाल खान के साथ वो हुआ था, वो सान्या हुआ था, जिससे ये जाहिर होता है कि ज़हनी तौर पर ये यूनिवर्सिटियाँ कोई किस कदर पसमानदा हैं। आप इनको यूनिवर्सिटियों में तो शुमार भी नहीं कर सकते, छोड़िए रैंकिंग को। हमारे जो अंडर ग्रेड या ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट है वो तो इस वक्त जहनी तौर पर बड़े तजब्जुब का शिकार है, कंफ्यूज्ड है। वो आपको प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, वो इस तरह के डिसीजंस को रिटेलिएट करते हुए दिखाई देंगे। हाउ टू गेट अवे विद दिस सर? इसमें तो पूरी कौम की जहन साजी करनी होगी। आखिर पढ़ने लिखने का मतलब है कि दिमाग के दरीचे खोले जाए ना, सिर्फ रट्टू तोते बनाना मकसद तो नहीं है। तो इसके लिए हमें स्कूल की तालीम से बदलना होगा, और ये डालना होगा कि हर बच्चा इस बात का हकदार है कि वो जाने, सवाल करे, वो मनवन वो ना रटे जो उसका उस्ताद उसे बताता है। तो ये जो एक दूसरा अप्रोच है, इसको अपनाना होगा। इसके बगैर तो हम कहीं नहीं रहेंगे। आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो तालीम है, स्कूल की हो, कॉलेज की हो या यूनिवर्सिटी की,
दुनिया की घटिया तरीन तालीम होकर रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर परवेज गुदबॉय हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। महंगाई के बाद इंसाफ की फराहमी की भी जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर ही क्यों डाली जा रही है, और पाकिस्तान में अगर रूल ऑफ लॉ का मसला है तो इसकी जिम्मेदार ऑपोजिशन कैसे है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। हुकूमत के 3 बरस गुजर जाने के बाद आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना होने का इल्जाम ऑपोजिशन पर आयद कर दिया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि ये सारे इकट्ठे होकर हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहते हैं हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें NRO दे दो। ताकतवर हमेशा कानून से ऊपर रहना चाहता है। अमीर और गरीब के लिए अलग कानून हमारा अलमिया है। इमरान खान साहब क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। एक चीज की ना होने की वजह से रूल ऑफ लॉ, जो भी कौम आगे बढ़ती है कानून की हुक्मरानी हो। जो भी बनाना रिपब्लिक्स होती है वो वसाइल की कमी से नहीं बनती। बनाना रिपब्लिक्स के अंदर कानून नहीं होता, ताकत की हुक्मरानी होती है। जो माशरा ये एस्टेब्लिश कर लेता है कानून की बालादस्ती, वही माशरा खुशहाल होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर सवालात उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से गुज़श्ता रोज़ भी कानून की हुक्मरानी पर कुछ ऐसे ही सवालात उठाए गए थे। सिस्टम को ठीक करने की जंग ऐसे है कि हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। एक माशरा तब आगे बढ़ता है जिधर कानून की बालादस्ती हो। चीनी महंगी हुई, जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर। आटा गायब हुआ, जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर। अद्वियात, पेट्रोल, बिजली, ये सब जिम्मेदारियां ऑपोजिशन पर डालकर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना होने की जिम्मेदारी भी ऑपोजिशन पर डाल दी। सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन एहतसाब के अमल में रुकावट है? अगर ऑपोजिशन कानून की बालादस्ती में रुकावट है तो फिर ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों हो रही हैं और ऑपोजिशन को ना क्यों है? वो हमें चोर कह रहे हैं, खुद चीनी चोर, आटा चोर निकला है, खुद तेल चोर निकला है, अब वो रोजगार चोर भी बन चुका है। आज नैब की साख जीरो। ये झूठे केस सिर्फ इमरान खान इंतकाम की आग को बुझाने के लिए बनाए जा रहे हैं। नैब की अदालतों में कैमरे लगाएं, लाइव पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि ये तमाशा है क्या। नैब की तफ्तीश पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। नैब का वाहिद मकसद मुल्क में सियासत को असरअंदाज होना है, सियासतदानों को तोड़ना है और उनकी वफादारियाँ बदलने की कोशिश है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अंदलीब साहिबा, सबसे पहले तो ये कहिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, तो क्या इसमें एतराफ़ है कि 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नहीं कर पाई जो उसका एक प्रोमिनेंट एजेंडा था कि मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी, इंसाफ होगा? देखिए, अगर आपने देखा होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इनॉग्रेशन पे ये बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि इस पे कभी तवज्जो ही नहीं दी। अब जैसे वो कहते हैं जी नैब के पास कैपेसिटी नहीं है, अब 130 अदालतें बनानी है। 130 अदालतें बनाने के लिए जिस किस्म का आपको पूरा निज़ाम चाहिए, आपको वही 400 जजेस चाहिए, आपको अरबों रुपया चाहिए उन अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो काम नहीं हुआ। इसीलिए काम होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने सारा ना रिसोर्सेज, ना पैसे, ना स्किल कैपेबिलिटी जो है, और स्किल अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी जल्दी नहीं मिलती। तो वो यही कह रहे थे। अब होता क्या है कि जब भी हम कोई कानून चेंज करने जाते हैं, क्योंकि हमारी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो जब हम चेंज करने जाते हैं, जैसे नैब के कानून में आपने देखा तो इन्होंने वहाँ शर्तें लगा दी, फैटफ की शर्तें लगाई, और हर रोज़ ये वॉकआउट कर देते हैं, बिल पास नहीं होने देते, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के ऊपर नहीं आते। तो बेसिकली उन्होंने बड़ा क्लियरली अपनी स्पीच में कहा कि वो पहले कहते हैं कि जी आप हमारे केसेस बंद करें और उसके बाद हम आपकी बात मानेंगे। जब खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, तो साथ ही साथ वो ऑपोजिशन को मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहराते हैं। वो कहते हैं कि अगर कानून की हुक्मरानी नहीं है तो इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन है, जबकि ऑपोजिशन को तो दीवार से लगाया हुआ है। नैब के जरिए से बहुत सारे केसेस हैं, हाल ही में बरजीस ताहिर साहब हो गए, जावेद लतीफ़ साहब हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, मतलब यू नेम इट एंड वी हैव इट। मतलब किस किस का नाम लेंगे? देखिए,
जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर यहाँ कानून की हुक्मरानी होती और अगर यहाँ जमहूरियत के अलावा चाइना का सिस्टम होता, तो इस वक्त आपको ये कोई 200-250-300 बंदे सारी पार्टियों के बड़े मजे से जाके 2-2 दफा 3-3 दफा बेल करा के या बाहर ना आ जाते। वो ये इस वक्त जेलों में होते, और कौन सी जेल में होते? जहां आम इंसान 10-10 हज़ार की चोरी में रहता है। इनको वहां होना चाहिए था। जब आपको कहें कि जी इनको वहां होना चाहिए, इनको एसी नहीं मिलना चाहिए, इनको बेड नहीं मिलना चाहिए, तो कहते हैं जी ह्यूमन राइट्स का इशू है, कितने तंग नजर हैं। आप सारा मीडिया में बोलना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं जी देखें, ये देखें, इनको इंतकामी कार्रवाइयाँ होती है। चेंज लाने के लिए आपको वक्त लगता है, बिकॉज आपने स्टेक होल्डर्स के थ्रू वो करवाना है। आप स्टेक होल्डर्स और आपके बिल्कुल ही विजन फर्क है। उन्होंने बड़ी मेहनत से 40 साल लगा के ऐसा सिस्टम किया है जहां वो अबव द लॉ है। आप ये सोचें कि मरियम जो है वो हर दफा ये पूछती है कि भाई ये होते कौन है मुझे पूछने वाले, ये होते कौन है नवाज शरीफ को कहने वाले के भगौड़ा। भाई अदालतों ने उसको भगौड़ा कहा है, वो भागे हुए हैं, वो मुजरिम हैं, वो कॉन्विक्ट हैं, वो उन्होंने उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेईमान और बददियानत हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये होते कौन है कहने वाले। इसलिए जो इन्होंने निज़ाम 40 साल से बनाया है, चूंकि निज़ाम को उसी तरीके से हमने चेंज करना है। चेंज अभी भी आया। आप देखें पहले कभी इनको सवाल हुआ था? कभी सवाल नहीं हुआ था। पहली दफा सवाल हुए, पहली दफा ये जेलों में जा रहे हैं। लेकिन अंतरीप साहब ये भी तो मानना पड़ेगा कि अगर सवाल हो रहा है तो वो सिर्फ ऑपोजिशन से ही हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो है। सबसे बड़े जो आप कहते थे मोस्ट पावरफुल मैन, उनको 22 कंपनियों के साथ उनका उतना ही एहतसाब हो रहा है। उसके बाद आप देखें कि हमारे वजीर भी गए, जिस तरह इनको बेलें मिली उनको भी बेलें मिली। हमारे वजीरों ने रिजाइन भी किया है। हमारे बहुत से वजीर अभी भी अपनी उससे पोजीशन से उतरे हुए हैं बिकॉज उन पर इन्वेस्टिगेशन जारी। कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। आपको तो पता है कि फोन होते थे और क्या कहा जाता था कि जरा इन बख्श दो जस्टिस कयूम की अदालत में। ये तो आप सबने दिखाया हुआ है। लेकिन अंतरीप साहबा अभी भी एक तासुर ये है कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट वाला मामला है, खुद नज़ीर चौहान साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने कहा मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। फिर शहजाद अकबर साहब को लेकर बहुत सारे लोगों के रिजर्वेशंस है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो नैब को भी ऑपरेट करते हैं, वो FIA के जरिए से भी ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी वो जो अक्रॉस द बोर्ड एक एहतसाब वाला एक परसेप्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रिएट करने में नाकाम नहीं रही। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए बात क्या है, बात यह है कि ये जमातें 40 साल से आती रही। ये जो 96-97% केसेस हैं नैब के, इन्होंने आपस में किए हुए थे। फिर इनका मुकमुका हो जाता था और ये आपस में बंद कर देते थे। ये नतीजा था कि 10 साल में नैब ने कुछ नहीं किया। नैब की कोई कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई, उसकी कोई प्रोसिक्यूशन जो है वो आला मयार की नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि हमने इंटरफियर नहीं किया, हमने इनकी फाइलें दबाई नहीं, जिसका इनको मलाल है, जिसके ऊपर ये 11 इकट्ठे हुए हैं, तो इसलिए इस दफा जो हो रहा है, बल्कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि कभी हुआ ही नहीं कि आप अपने वजीर भी रिजाइन कर रहे हो, आपके अपने वजीर भी जेल जा रहे हो। अंजलि साहबा एट दिस पॉइंट इन टाइम आप नैब की परफॉर्मेंस से सैटिस्फाइड है? देखिए इसमें नैब की कैपेसिटी जो है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और वो होगी भी इसलिए क्योंकि 10 साल उसको कुछ नहीं किया गया, उसको जंग लगा हुआ है। उसके अंदर हमने तो एक चपड़ासी भी नहीं चेंज किया, ये सारे इनके लगाए हुए बंदे हैं। और उनका काम क्या होता था, फाइल आई, 2 दिन शोर मचाया, फिर वो गिव इन कर दिया उन्होंने दूसरों की, उन्होंने उनकी फाइल निकाली, दोनों की फाइलें लहरा के, उसके बाद मामला ठप हो गया। अब नैब की कैपेसिटी के जाके ये जल्दी जल्दी करे इन फ्रंट ऑफ एतजाज एहसन साहब और इन फ्रंट ऑफ ख्वाजा हारिस साहब। नहीं, अभी तो आपके पास मौका है, आप चेंज कर सकते हैं। आर यू गोइंग टू चेंज चेयरमैन ऑफ द नैब? जी, जो आईनी उनकी है मुद्दत और जो प्रोसेस है उसके विद इन रह के सब कुछ होगा। जी, वो 8 अक्टूबर को मुकम्मल हो रही है अंतलीब साहब। जी बिल्कुल, वो उसी तरह होगा, उसमें कोई भी जो गुंजाइश है आइन में उसी के हिसाब के मुताबिक। लास्टली मुझे बताइएगा कि शेख रशीद साहब ने भी कहा कि हम नेक्स्ट इलेक्शन से पहले जितने केसेस हैं जो पेंडिंग है, खासतौर पे नैब के, इनको मुकम्मल करने जा रहे हैं।
तो आप किस तरह से कॉन्फिडेंट, देखिए आप जैसे कहा कि आप पोटेंशियल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो किस तरह से ये एतमाद है कि इलेक्शन से पहले पहले वो केसेस जो एक तवील मुद्दत से चलते आ रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, हतमी अंजाम को पहुंचेंगे? देखिए, मैं तो नहीं उनके बिहाफ पे बता सकती, लेकिन मैं एनालिसिस ही कर सकती हूँ कि उनका मतलब ये होगा कि 5 साल से लटके हुए हैं, तो कम से कम इनमें से जो केसेस जिन पे 25-25 वॉल्यूम की एविडेंस है, 25-25 वॉल्यूम की एविडेंस है, जिसपे आज तक वो एक आने के ऊपर अपने आप को क्लियर नहीं कर सके। जब कहते हैं ना कि एक धेले की मैंने करप्शन नहीं की, सही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अरबों रुपए की करप्शन की है। तो वो केसेस उम्मीद यही की जाती है कि नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर उन पे पेशरफ डेफिनेटली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थी। अब ये ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अफगान तालिबान ने बिलाखिर अफगानिस्तान में हुकूमत का ऐलान कर दिया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका तज़किरा करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। बिलाखिर अफगान तालिबान ने नई हुकूमत का ऐलान कर दिया है। बहुत अरसे से सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई थी कि कब तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत का बाकायदा ऐलान करेंगे। अभी कुछ देर पहले तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने नई काबीना का ऐलान किया है। हुकूमत कैसी होगी, कौन कौन होगा उसमें, उसका ऐलान हो गया है। अब नई हुकूमत में मोहम्मद एहसन अखूंद जो है वो हुकूमत के सरबराह होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उनके मुआविन होंगे। मौलवी अब्बास सतांगज़ई वज़ीर ख़ारजा होंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि मौलवी अब्बास सतांगज़ई जो हैं वो मुख्तलिफ डिप्लोमेटिकली मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रा के साथ राब्ते कर रहे थे, उनसे मुलाकातें हो रही थी और लग यही रहा था कि वो उमूर ख़ारजा संभालेंगे। इसी तरह वज़ारत दिफ़ा से मुताल्लिक़ मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद को चुना गया है। इसी तरह से जो ख़ारजा उमूर है मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी वो वज़ीर ख़ारजा होंगे। मुल्ला खैर वज़ीर इत्तलात तैनात होंगे। वादी पंजशेर पर कब्जे के बाद से जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक वाज़े हो गई है। पूरे अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान ने कंट्रोल संभाला है उसके बाद ये उनके एतमाद का इजहार भी है। लेकिन जिस हुकूमत का ऐलान तालिबान की तरफ से किया जा रहा है, यकीनन इस पर बहुत सारे सवालात भी होंगे, क्योंकि तालिबान इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। देखना ही होगा कि क्या तमाम तर कबाइल को अपनी हुकूमत के अंदर जगह दी गई है, क्या एथनिक कम्युनिटीज़ जितनी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है तमाम एथनिक कम्युनिटीज़ को तालिबान की तरफ से इसमें शमूलियत दी गई है। ख़वातीन का कितना हिस्सा है इस हुकूमत के अंदर जो हुकूमत तालिबान अनाउंस कर रहे हैं। तब बहुत सारी चहमगोइयाँ थी, कयास आराइयाँ थी, सवालात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी कि शायद तालिबान की तरफ से 9/11 के मौके पर जब एनिवर्सरी होगी 9/11 तो तब जो है ये हुकूमत अनवेल होगी, रुख से नकाब हटाया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन कौन लोग कैबिनेट के अंदर होंगे और बुनियादी तौर पर तालिबान की इस गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा। लेकिन बिलाखिर तालिबान ने हुकूमत अनाउंस कर दी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे इंक्लूसिविटी से मुताल्लिक, बहुत सारे सवाल थे वहाँ पर ख़वातीन की शमूलियत से मुताल्लिक। अब वादी पंजशेर पर कब्ज़े से हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को ये हज़म नहीं हो रहा है कि तालिबान अफगानिस्तान पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। सिर्फ पंजशेर पर कब्ज़ा ही नहीं, बल्कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने फतह के झंडे गाड़े हैं तभी से भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। हर गुजरते दिन के साथ एक नया प्रोपेगेंडा भी सर उठा रहा है। भारत अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज की नाकामी और रॉ के मंसूबे फेल होने का सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है। गुज़श्ता 22 रोज से भारतीय मीडिया और सियासी क़यादत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान से ज्यादा भारत का ही नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया कि पाक फजाइया के तैयारे पंजशेर में बमबारी कर रहे हैं। साथ ही कहा गया कि पाक फजाइया का एक तैयारा शिमाली इत्तेहाद के जंगजुओं ने मार भी गिराया है। अप्रैल 2018 में फनी खराबी के बायस तबाह होने वाले अमरीकी तैयारे को पाकिस्तानी बनाकर पेश किया गया। यूके डिफेंस जर्नल नामी वेबसाइट ने भी भारत के न्यूज़ चैनल्स टाइम्स नाउ में नशर की गई इस खबर के बारे में बताया कि वेल्स में परवाज करने वाले एक अमरीकी जंगी तैयारे को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मुदाखलत के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। फिर बात यही खत्म नहीं होती है, बल्कि भारतीय मीडिया की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई जिसमें दावा किया गया कि ये पाकिस्तानी तैयारे पंजशेर में कार्रवाई कर रहे हैं। आलमी इदारों ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया। बूम नामी एक फैक्ट चेक वेबसाइट ने इन जाली खबरों का राज़-फाश करते हुए बताया है कि रिपब्लिक टीवी और न्यूज़ पर दिखाई गई जो वायरल वीडियोज़ हैं दरअसल आर्माथ्री नामी एक वीडियो गेम के मनाजिर हैं। ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि भारतीय मीडिया ने कोई मनगढ़ंत खबरों का सहारा लिया हो, बल्कि 2019 में
बालाकोट में होने वाले हमले के मौके पर भी कुछ ऐसा ही देखा गया था। अब भारत को DGISI जनरल फैज हमीद की अफगान क़यादत से मुलाकातें भी यकीनन एक आंख नहीं भा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दो टोक अंदाज में DGISI के दौरे को तामीनी करार दिया। वो क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। पाकिस्तानी कौम हमेशा की तरह आज भी अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ी है। हम ये भी तवक्को करते हैं कि दुनिया इस मुश्किल घड़ी में अफगान कौम को तनहा नहीं छोड़ेगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान दुनिया से हर मुल्क से ताउन करने के लिए तैयार है। जहाँ तक हमारी मशरकी सरहदों का ताल्लुक है, इसमें बिलखुसूस 2019 के बाद कई नाजुक लम्हात आए, मगर पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत होने का सबूत दिया। ताहम हमारी अमन पसंदी की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम किसी भी जारियत का भरपूर मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा एक तरफ, लेकिन तालिबान आलमी बरादरी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तालिबान ने नई हुकूमत के ऐलान की तकरीब में रूस, पाकिस्तान, चीन, टर्की और कतर को शिरकत की दावत दे दी है, जबकि अमेरिका ने फौरी तौर पर तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने से मुतालिक बात करते हुए कहा कि ये आगे की बात है। इस हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। बाइडेन का रिएक्शन आपने देखा है, सवाल हुआ था रिकग्निशन से मुताल्लिक, लेकिन उस पर रद्देबल क्या है वो सबके सामने। अब तालिबान जब फॉर्मली गवर्नमेंट अनाउंस कर चुके हैं, स्ट्रक्चर सामने आ गया है, कैबिनेट के लोग सामने आ गए हैं, तो अब द चैलेंज एंड द वॉर हैज जस्ट बिगन। अभी देखना है कि तालिबान किस तरह से उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं जो रियल इश्यूज हैं अफगानिस्तान की रीस्ट्रक्चरिंग, रीबिल्डिंग और फिर सिफारती महाज के ऊपर, सिफारती सतह के ऊपर ताल्लुकात मुख्तलिफ ममालिक के साथ कैसे होते हैं और फिर वो कौन कौन से ममालिक हैं जो रिकग्नाइज करते हैं तालिबान को। आगे बढ़ने की बात करेंगे जो कि इस खत्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक ब्रेक लेंगे, क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और हुकूमती पॉलिसीज पर अमल दरामद का अमल तेज करने के लिए सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले शुरू कर दिए हैं। आज राव सरदार अली खान को IG पंजाब, जबकि कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी तैनात किया गया है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। इन ओहदों की तैनाती के दौरान मेरिट की धज्जियां उड़ाने के पुराने तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए हैं। कामरान अली अफजल, जिन्हें चीफ सेक्रेटरी तैनात किया गया है, वो 3 अहम ब्यूरोक्रेट से जूनियर है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जफर नसरुल्लाह ने नए चीफ सेक्रेटरी से 5 साल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी 2 साल, जबकि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारक 3 साल सीनियर है चीफ सेक्रेटरी साहब से। इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जफर नसरुल्लाह से पूछा गया तो उनका कहना है कि मैं नए चीफ सेक्रेटरी के साथ काम करूंगा या कि नहीं, ये तो चीफ सेक्रेटरी साहब ही बता सकते हैं। मामला यहाँ भी खत्म नहीं होता, बल्कि डिप्टी कमिश्नर्स की तैनाती के दौरान भी मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया। DC लाहौर की तैनाती पर सवालात किए गए क्योंकि 32वें कॉमन के मुदस्सिर रियाज मलिक को हटाकर उनकी जगह ग्रेड 18 के 37वें कॉमन के जूनियर अफसर उमर शेर चट्ठा को DC लाहौर लगाया गया है। इसी तरह गुजरावाला, सरगोदा, DG खान में इंतजामी अफसरान की तैनातियों पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि जूनियर अफसरान को आपने डिप्टी कमिश्नर लगा दिया है। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो मुझे ये कहिएगा कि इतने बड़े पैमाने पर इंतजामी अफसरान की तब्दीली, अगर आपकी गवर्नेंस इतनी बेहतर है तो फिर इंतजामी सतह पर इतनी तब्दीलियाँ क्यों करनी पड़ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमने लोगों की बेहतरी के लिए वो तमाम पॉलिसीज़ बनानी है, और उसमें अगर किसी नौयत की कोई तब्दीली करनी पड़ती है वो ना तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ना कोई इमोरल चीज़ हुई है। अभी आपने जैसे बताया कि ये जूनियर अफसरान हैं और उनकी जगह जूनियर अफसर को लगा दिया गया सीनियर की जगह पर। देखिए, पाकिस्तान का आइन इसकी इजाज़त देता है। माजी में भी अफसरान की तैनातियाँ होती रही हैं, लेकिन इस बार गवर्नमेंट का फोकस यही है कि बेहतर से बेहतर की तलाश। आपको तो याद होगा कि IG पंजाब कितनी भी दफ़ा चेंज किए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी कितने हैं ये आपके टेन्योर के अंदर 3 साल के अंदर, आपको ये तो अंदाज़ा होगा। इतनी बार इतनी रैपिड और इतनी क्विक चेंजेस क्यों होती हैं नदीम कुरैशी साहब? इसका मतलब ये कि तसलसल नहीं है आपकी, एक तो तैनातियों के अंदर, आपके फैसलों के अंदर, और दूसरा ये कि पहले लोग खुश नहीं थे इंतजामिया से, जिसकी वजह से इंतजामिया बदलनी पड़ रही है। आपने मुझसे अंदाज़ा पूछा, मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आपको भी अंदाज़ा होगा कि इन सारे डिसीजंस के पीछे अगर कोई एक चीज़ कॉमन है वो है पब्लिक वेलफेयर,
वो है गवर्नमेंट की आवाम के साथ वो कमिटमेंट। लोग खुश नहीं थे इसलिए आपको चेंजेस करना पड़ती है। लोगों की खुशी इसी चीज में होती है कि रियासत हुकूमत उनके मामलात पर नजर रखे। पिछले 2-3 माह में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो मामलात हुए, जैसे इकबाल पार्क का ग्रेटर इकबाल पार्क वाला वाकया हुआ और कुछ चीजें ऐसी हुई, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे। मैं समझता हूं जो अफसरान अभी गए हैं उन्होंने भी अपने हिस्से का बड़ा अच्छा काम किया। अब जो नई तैनातियां हुई हैं, हमें पॉजिटिवली सोचना है कि ये अफसरान इस सूबे को डिलीवर करेंगे। पंजाब 12 करोड़ की आबादी का सूबा है, पंजाब की गवर्नमेंट पर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है। यानी जो अफसरान गए हैं प्राइमरीली दे मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आप ये कह रहे हैं कि अपनी गफलत की वजह से गए हैं और उनको उसकी सजा मिली है। आप अपनी मर्जी के सवाल जवाब करेंगे तो मजा नहीं आएगा। मैंने आपको अर्ज ये की कि कुछ चीजें ऐसी पिछले 1-2 माह में हुई जिसकी वजह से ये बेहतर समझा गया कि नए अफसरान लाए जाएं ताकि गफलत हुई। देखिए अब गलती हुई, मैं आपको अर्ज कर दूं, आप पहले एक बार पूछ रहे मुझसे 3-4 चीजें। देखिए गफलत और गलती की बात की आपने, कहा आप अपनी मर्जी की बात कर रहे हैं, यही तो आप बात कर रहे हैं कि गुज़श्ता 1-2 माह के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। रेहान देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरली हो रही होती हैं, लेकिन जो टीम कैप्टन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड रहने दे हुकूमत पर। लोग अगर रियासत पर एतबार कर रहे हैं तो निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। अगर गवर्नमेंट बिल्कुल ये बैठ के सोच लेगी कि जी हमने अब कुछ नहीं करना, जो निज़ाम जैसे चल रहा है चलता रहेगा, हम कभी भी मतलूबा नताइज की तरफ नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ आपको इन चीज़ों को पॉजिटिव लेना चाहिए और ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये तमाम डिसीजंस पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए है। इसमें कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, यहाँ कोई लॉबी सिस्टम नहीं है माजी की तरह। एडिशनल होम सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी से 5 साल सीनियर है, एडिशनल सेक्रेटरी जो है उनसे 3 साल सीनियर है, अच्छा, बिल्कुल मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उनसे 2 साल सीनियर है। एक जूनियर अफसर को आप चीफ सेक्रेटरी लगा देंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ब्यूरोक्रेसी लगाएंगे और नीचे जो है वो सीनियर मौजूद होंगे, तो रिजेंटमेंट नहीं होगी। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या आईने पाकिस्तान इस चीज की इजाजत देता है जो हमने किया है? अगर आईने सुने, अगर जो चीज आइन से मुतसादिम है, जो चीज कानून और कायदे से मुतसादिम है, जो चीज जवाबित से मुतसादिम है, वहां एतराज बनता है। ये डिसीजंस होते रहते हैं। दिस इज वेरी नेचुरल कि जब आप एक सीनियर को लगाते हैं और उसको नीचे रखते हैं और जूनियर को आप एलिवेट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली सीनियर अफसरान में रिजेंटमेंट तो फैलती है। दिस इज वेरी ऑब्वियस सर। मैं समझता हूँ पंजाब में बहुत चीजें बेहतर हुई हैं डे बाई डे, और किसी भी तरह की कोई इस तरह का माहौल नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा बसत एहतराम जान की अमान पाते हुए कि आप इस चीज़ का पॉजिटिव पहलू भी अवाम के सामने दें। पंजाब के लोगों को इस बात का तो एहसास होना चाहिए कि किसी जगह पर अगर कोई इस तरह के वाकयात हो रहे हैं तो गवर्नमेंट 100% कॉन्शियस है, प्राइम मिनिस्टर का पूरा फोकस है। यही काम तो चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब किया करते थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। यही काम आप कर रहे हैं, यानी उनके पास भी ये था कि आप तबादला कर दें, उसको OSD कर दें, सूबा बदर कर दें, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से उठा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डाल दें। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुज़दार सरकार कर रही है। व्हाट डिफरेंस हैव यू मेड सो फार? शहबाज शरीफ का तकाबुल उस्मान बुज़दार के साथ करना जुल्म है। शहबाज शरीफ वन मैन शो थे, वो खुद ही हिदायतकार थे, खुद ही एक्टर थे, खुद ही प्रोड्यूसर थे और खुद ही अपनी फिल्म को देखा करते थे। देखें बुज़दार साहब ये जो कर रहे हैं वो किसके कहने पे? देखिए बुज़दार साहब का एक टीम वर्क है, बुज़दार साहब पूरा फीडबैक लेते हैं, उनके साथ एक टीम वर्क है। फेडरल गवर्नमेंट भी चीज़ों को देख रही होती है और पंजाब जैसे सूबे में अगर डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसका टारगेट क्या है जी? ये डिसीजन इस्लामाबाद से होता है? नहीं क्यों, जो देखिए आपको जो आपका आइन कहता है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन होने वाले किसी भी काम पर आप भले एतराज करें। आप कह रहे हैं ना शहबाज साहब तो वन मैन शो थे, वो मुख्तार खुद थे, खुद डिसीजंस लेते थे, लेकिन बुज़दार साहब के डिसीजंस कहां होते हैं? जिस शहर में बैठकर आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसी शहर में 250 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन चलाई, किसी ना असेंबली से उसकी अप्रूवल ली, ना कैबिनेट से उसकी अप्रूवल ली, वो तमाम डिसीजंस खुद किया करते थे, वो वन मैन शो थे और वो चाहते भी ये थे। शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि पंजाब में अगर कोई शोमिया के साथ अच्छा काम हो जाएगा तो वो एक तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा हो, दूसरा ये लोग ये कहें कि शहबाज शरीफ ने ये काम किया। अच्छा, लास्टली मुझे बताएं कि नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी और IG कब चेंज कर रहे हैं, अगर इस तसलसल को बरकरार रखा है? देखिए मैं तो पुरुमीद हूँ, मैं आपकी ख्वाहिशात का तो बड़ा एहतराम करता हूँ, चूँकि आपकी बड़ी ख्वाहिश है कि आपको कोई न्यूज़ मिले, आप प्रोग्राम में फिर अपने लफ्ज़ों के जादू बखेरें, आप लोगों को फिर इंगेज करें अपने साथ। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये मौजूदा सेटअप इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और जिस तरह से अपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून हो गई है, आप जैसे जो ये जहां दीदा एंकर्स हैं जो लफ्ज़ों के ड्रोन हमले करते हैं, आप भी पुरसकून हो और शांत हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नदीम कुरैशी साहब मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तो रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।